किताब कौतिक में आए हुए सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं तो सिर्फ सॉलिडरिटी के लिए आया हूँ। मेरी बोलने की स्थिति नहीं थी, जरा तबियत ढीली थी, लेकिन इतनी ढीली भी नहीं थी कि बिल्कुल भी न बोल सकूँ। मेरे को जिले का इतिहास हेम सौंप देते हैं कि उसकी चर्चा करो, तो उसकी और जरा नैनीताल जिले के साहित्यिक कार्यों की भी चर्चा मैं करूँगा संक्षिप्त में, इससे पहले भी कुछ पैसा पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैं क्रिएटिव उत्तराखंड और जो पहाड़ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये पुस्तक मेले का और किताब कौतिक का जो सिलसिला है वो इतना अनवरत चलाया है कि एक पूरा होता ही नहीं है, दूसरे की सूचना आना शुरू हो जाती है और लोग एकदम से तैयार हो जाते हैं उसके लिए। और इतनी किताबें आपने देखा होंगे बाहर, इतनी विविधता भरी हुई किताबें आई हैं। अनेक बार जब ये प्रारंभ की किताब स्टोर को पहली बार हमारे एक मित्र हैं पंकज जी, उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो किताब है, इतनी किताबें मैं दिल्ली की दुकान में नहीं ढूंढ पाता हूँ। और वो किताबें कहाँ लगी हुई थी? गोमती के किनारे गरुड़ में। और उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 20-25 किताबें दी, बल्कि वो कह रहे थे कि कुछ किताबों की एक ही प्रति है, आप अगर नहीं ले जाए तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी बड़ी मुश्किलें दिख रही है, मुझे अल्मोड़ा रहता हूँ मैं, तो वो किताबें लेंगे। तो बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स है। और कभी कभी हम इतने कम किताबों को प्रकाशित करते हैं, अपनी किताबें भी लानी पड़ती हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा किताबों को भी लाते हैं। तो ये जो 5-6 मेले में से 2-3 मेलों में मुझे जाने का मौका मिला, तो ये धीरे धीरे निखर रहा है। और इसमें जो हिस्सेदारी है स्थानीय और रचनाकारों की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की और तो और प्रशासकों की बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती गई। और इसकी विशेषता और द्वाराहट वाले किताब कौतिक की विशेषता ये थी कि वो स्वायत्त हो गया है। एक खास तरीके की ऑटोनॉमी उसने अर्जित कर दी है और अपने संसाधनों पर और मित्रों की मदद से ये लोग अब करने लगे हैं। और उसमें संवाद के बहुत सारे आयाम उन्होंने विकसित किए हैं। अब जो नैनीताल जिले में ये पहला बुक फेयर हो रहा है, हल्द्वानी में हुआ कि नहीं हुआ, तो एक तरीके से हमारे इस जिले में ये पहला बुक फेयर हो रहा है। और ग्राफिक कला वालों ने ये बड़ा उत्साह दिखाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये इस परिसर को देखने का भी सबको मौका मिला। तो नैनीताल जो जिला है हमारा, पुराने जमाने से ये कुमाऊं का अनिवार्य हिस्सा रहा है। और ये ऐसा जिला या ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमारी भौगोलिक विविधता सबसे ज्यादा दर्शनीय है। वैसे तो हमारा पिथौरागढ़ जिला एक जमाने में सबसे ज्यादा विविधता भरा था, क्योंकि उसमें भाबर से लेकर ट्रांस हिमालय तक एक ही जिले में आ जाता था। फिर उस जिले को बांटना पड़ा चंपावत और पिथौरागढ़ में, तो फिर दोनों की हैसियत अलग अलग होगी। एक के हिस्से भाबर आया तो एक के हिस्से ट्रांस हिमालय आया, वो बढ़ गया उसका। लेकिन नैनीताल जिले में आज भी तराई का सबसे ऊपरी फ्रिंज, उसके बाद भाबर और उसके बाद आउटर हिमालय और जरा से जरा भीतर का हिमालय, ये एक साथ आता है। इतनी ज्यादा झीलें किसी और जिले में नहीं है, ये भी एक देखने की बात है। तीसरी बड़ी विशेषता इस जिले की ये है कि ये जिला सबसे ज्यादा कंपोजिट कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करता है। सबसे ज्यादा विविधता भरी सामाजिकता, सांस्कृतिकता इस जिले में दिखती है। थारू और कुक्सा जैसी जनजातियां यहाँ हैं एक और दूसरी ओर पर्वतीय पंजाब से आए हुए, बंगाल से आए हुए, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों का भी यहाँ के सामाजिक निर्माण में एक तरीके से बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। अगर मिडिवल पुराने इतिहास को छोड़ दें और मानसखंड को छोड़ दें, तो मध्यकाल के बाद के इतिहास में आए तो चंपावत से जो शुरुआत हुई थी चंद वंश की, वो जब अल्मोड़ा शिफ्ट हुए लगभग 1560-65 के बीच में, तो जो रुद्रचंद्र था उसने पहली बार भावर तक अपने राज्य का विस्तार किया, तराई तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो जो रुद्रपुर है वो रुद्रचंद के द्वारा स्थापित नगर का नाम है। अब वो पुराना किला हमारे पास नहीं है जिसकी चर्चा मिडिवल ट्रेवलर्स हमारे सामने छोड़ते हैं। रुद्रचंद वो राजा है जो अकबर का समकालीन था और अकबर की राजधानी उसमें लाहौर में थी, तो वो दरबार में वहां गया था और उसने यहाँ का भौगोलिक और जो आर्थिक मिजाज है उसका पहला वर्णन उसके सामने किया था कि ऊंट के पीठ की तरह है हमारा पहाड़ और वहाँ बहुत ज़्यादा उपजें नहीं होती हैं, और उसमें टैक्स से एक तरीके का होता था, उसको कम करने में योगदान दिया था। अब अगर कभी आप लोग आईने अकबरी पढ़ेंगे अबुल फजल की, तो उसमें राजा रुद्रो करके हमारे रुद्रचंद का जिक्र आता है। तो रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर बसाने का मतलब यह है कि कुमाऊं
का पूरा प्रभुत्व जो है वो चंदू के अंतर्गत आ गया। जो छोटे छोटे पुराने जैसे कि कजूरियों के अवशेष थे कुछ राज्य, या जैसे गंगोली का छोटा राज्य था, सीरा का था, सोर का था, वो सब के सब चंदू के भीतर आ गए। और जो पुरानी ओल्ड कैपिटल थी यानी कि चंपावत की, जिसको आज भी आप देख सकते हैं, वो अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई और उसका एक परिशिष्ट जो है वो तराई में आ गया। तराई और मुगल साम्राज्य के बीच में जो एक बड़ी दीवार थी, जैसे वहाँ हिमालय की दीवार थी बर्फ वाली पीछे की तरफ तिब्बत में, यहाँ एक जंगल की दीवार, और वो जंगल की दीवार उत्तरी भारत को हमारे इलाके से हिमालय से अलग करती थी। उसमें शिकार के लिए ऊपर से हमारे राजा जाते थे, तो नीचे से जो है मुगल्स और उससे पहले सल्तनत काल के शासक आते थे। तो उस दौर से जो संरचना इस जिले की भौगोलिक थी, वही बात के प्रशासनिक इतिहास में बदलती चली गई, लेकिन प्रकृति वैसी ही रही। पेड़ कम हो गए, डाइवर्सिटी कम हो गई, खेती का विस्तार हो गया, औद्योगिकरण हो गया, शहराती विकास हो गया, ये सब वहाँ हुआ। इसी बीच अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के अंतिम छोर में आए तो 1790 में हमारे यहाँ गोरखों का आगमन हुआ। क्योंकि नैनीताल बसा हुआ नहीं था और नीचे बहुत बस्ती नहीं थी, तो ऊपर का हिस्सा गोरखों के वर्चस्व में आ गया और गोरखे फैलते फैलते 1803 में गढ़वाल तक चले गए, और गढ़वाल के बाद फिर लगभग 1807 में हिमाचल तक में सतलज से आगे ब्यास नदी तक उनका विस्तार हो गया। गोरखों का इतना विस्तार हो गया कि यहाँ तीस्ता नदी जो सिक्किम के साथ अभी नेपाल का बॉर्डर बनाती है, वहाँ इनका एक छोर था, और दूसरा छोर आ गया ब्यास नदी, जहाँ पिछले ही महीने बहुत बड़ा फ्लड आया, आपने सुना होगा, जो फिर सतलज में मिल जाती है। लेकिन जरा तक पानी बोतल दीदी से खाब सुन रहे हैं। अब जब गोरखे हार गए, हारने लगे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो 1815 में एक बड़ी वॉर हुई। उसकी लंबी कहानी है, अभी उसका मौका इतना विस्तार का नहीं है। गोरखों ने नेपाल वॉर में अंग्रेजों से हार खाई, लेकिन अपनी वीरता को प्रदर्शित किया। इसलिए अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहली इंडियन रेजिमेंट बनाई, वो किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल थी, जो 1816 में शुरू हुई, यानी कि कुमाऊं, हिमाचल, इन इलाकों को जीतने के बाद, सिगोली की संधि के बाद। अब जब गोरखों की सेना बन गई और अंग्रेज यहाँ आ गए, तो एक नया दौर हमारे यहाँ चला, और इस नए दौर की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पहाड़ों में हिल स्टेशनों की स्थापना, उसके बाद कैंटोनमेंट्स की स्थापना शुरू हुई। तो नैनीताल अगर जिले की बात करें तो यहाँ नैनीताल की शुरुआत ही अंग्रेजों के जमाने में हुई। वैसे ही माना जाता है कि हमारा जो पहला कमिश्नर था प्रभावी रूप से, वैसे वो दूसरा था क्रोनोलॉजिकली। ट्रेल ने एक बार 1820 में नैनीताल लेक को देख लिया था। जैसे ही ट्रेल को ये बताया गया कि ये बहुत पवित्र झील है, इसलिए उसने कहा कि यहाँ किसी अंग्रेज को मैं नहीं आने दूंगा। तो उसके दौर में 36 सन तक वो रहा हमारा कमिश्नर, कभी कोई वहाँ नहीं आया। उसके बाद इसके दरवाजे खुलने लगे। 1839-40 से एक बैरन करके नाम था, पर्सी बैरन, उसका निकनेम था पिलग्रिम। उसकी किताब है पिलग्रिम्स वंडरिंग इन हिमालय, 1844 में वो छपी थी। वो नैनीताल का प्रथम एक तरीके से वर्णन देता है। वो इतना ड्रामेटिक वर्णन है कि आज के नैनीताल को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता है कि नैनीताल ऐसा रहा होगा। यानी कि एक घना जंगल है चारों तरफ से, उसके बीच में एक हिलती हुई पानी की आंख है, ये वर्णन उसका है, जो उसने स्नो से उसमें देखा था। हमने बहुत जगह उसको प्रकाशित किया था। अब जब वो आया तो वो चाहता था कि एक हिल स्टेशन बने जो एक्सक्लूसिवली अंग्रेजों के लिए हो, और जिसमें हिंदुस्तानी सिर्फ उनके सेवादार के रूप में उसमें आए। लेकिन अंग्रेज कमिश्नर ने उसको इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर भी शहर बनना शुरू हुआ। 1841 से नैनीताल के बनने की शुरुआत हुई। तो पहला हिल स्टेशन उसको मिला। लेकिन इससे पहले दूसरा हिल स्टेशन हमारे यहाँ अस्तित्व में आ चुका था, जिसका नाम मसूरी था, जो उस जमाने के देहरादून जिले में था, जो अब कुमाऊं के अंतर्गत में होकर मेरठ के अंतर्गत जा चुका। दूसरी तरफ क्या हुआ कि नैनीताल में फिर कैंटोनमेंट भी विकसित हुआ, तो इसलिए ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी इसको बनाना पड़ा। पहली म्यूनिसिपैलिटी 1844 में नैनीताल में शुरू हुई, तो वो भी अपने आप में एक अनुभव था, और नैनीताल एक उस बस्ती के रूप में विकसित हुआ। इस बीच हुआ क्या कि नैनीताल जिला खुद तराई जिला था, और जो अल्मोड़ा जिला था वो अब कुमाऊं जिला हो गया था, क्योंकि 1839 में गढ़वाल जिला बन गया था। तो यहाँ तक उसका विस्तार हो गया जिले का। अब इसके बाद जो नया क्रम चला वो बड़ा रोचक है। 1857 का विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह का सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो नैनीताल शहर को झेलना पड़ा, क्योंकि जो रिबेल्स थे लखनऊ, दिल्ली और मेरठ में सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ, और वो करते करते रोहिलखंड से जब आगे आने लगे तो नैनीताल का पूरा अस्तित्व जो है वो रिस्क में आ गया। हेनरी राम जी उसमें सबसे
जब प्रभावशाली जो कमिश्नर था उसका दौर चल ही रहा था। 1856 में ही वो कमिश्नर बना था और अगले ही साल ये रिबेलियन हो गया। तो नैनीताल में ये नौबत आ गई कि जो में और जो बच्चे पुराने कैंटोनमेंट से जैसे कि दिल्ली से और मेरठ से भगा करके लाए गए थे नैनीताल, उनके जान के लाने पड़ गए, उन सबको अल्मोड़ा भेजा गया। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी मजेदार सूचना है कि जिसने मलेरिया के कीटाणु से लड़ने वाली पद्धति का आविष्कार किया था, मिस्टर रॉस, जिसको 1904 का नोबेल प्राइज मिला, वह यहाँ हमारे कुमाऊं में पैदा हुआ। पहला तो उसको नैनीताल में होना था, लेकिन वहां से रिबेल्स आ रहे करके उसकी माँ को अल्मोड़ा ले जाया गया। जहाँ अल्मोड़ा में अभी हमारा कैंपस है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, ठीक उसके ऊपर जहाँ पर वहाँ वो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, ठीक उसके ऊपर वो बिल्डिंग थी। हाल तक हमने पहाड़ के ग्रंथों में उसका फोटोग्राफ छापा। वहाँ रॉस की माँ ने रॉस को जन्म दिया। इसलिए अगर आप नोबेल लॉरेट्स की लिस्ट देखेंगे तो अल्मोड़ा बोर्न आपको एक वैज्ञानिक मिल जाएगा, और उसका बड़ा कारण 1857 का रिबेलियन था। उसकी लंबी कहानी है, और हेनरी राम जी की पूरी जो रिपोर्ट है वो फ्रीडम स्ट्रगल इन यूपी करके एक बड़ा वॉल्यूम है, 1000 पन्ने के 2 खंडों का, 5 खंडों का है, करीबन 1000 के 2 पन्ने, तो करीबन 2500-3000 पन्ने की सामग्री है। उसमें वो पूरे ओरिजिनल रिकॉर्ड दिए गए हैं जो 1857 के विद्रोह के किस किस तरीके का, कहाँ कहाँ क्या प्रभाव रहा, कहाँ कहाँ उसका कैसा रूप था और कैसे कैसे उसको दमन दिया गया। तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों को उसमें फांसी दी गई। नैनीताल में भी फांसी दी गई। फांसी का जेरा इसलिए जहाँ से हम डीएसपी कॉलेज में जाती हो, अल्मोड़ा में भी हुआ, लेकिन नैनीताल को उसको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। 1857 का एक परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और हर मजिस्ट्रेट रूल शुरू हो गया। और उसी दौर में अगले 20 सालों में जो पहला अखबार छपा पूरे उत्तराखंड के हमारे, हालांकि एक अंग्रेजी वहाँ जो देहरादून में मसूरी में था, वो एक अंग्रेजी अखबार वहाँ से शुरू कर चुका था, प्रोफेसर राइट कर। उससे पहले एक हिल ऑब्जर्वर भी वहाँ से छप चुका था। लेकिन पहला देशी अखबार, लेकिन वो भी शुद्ध हिंदी में नहीं है, वो बाइलिंगुअल है, वो उर्दू और हिंदी दोनों में चलता है। उसका नाम याद आ रहा है, समय विनोद। उसको जयदत्त जोशी प्रकाशित करते थे और नैनीताल से वो पब्लिश हुआ 1800 लगभग 68-69। ये हमारा पहला पब्लिकेशन था। उसका सौभाग्य नैनीताल को मिला। उसके 3 साल के भीतर ही अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब बन गई और उसके बाद अल्मोड़ा अखबार निकलना शुरू हुआ 1871 से, और तब से लेके 1918 में जब वो सरकार के खिलाफ लिखने के अपराध में बंद उसको होना पड़ा, और फिर शक्ति अखबार ने। इससे पहले हमारे यहाँ 1902 में गढ़वाल समाचार हमारा पौड़ी से और नेशनल से निकलना शुरू हो गया था 1902 में। और 1905 से हमारा सबसे प्रखर जो अखबार था गढ़वाल का, देहरादून से निकलने वाला, वो गढ़वाली अखबार निकला, जो लगभग अगली आधी शताब्दी या 45 साल तक चलता रहा। फिर और भी अखबारों की बड़ी कहानी है। तो नैनीताल शहर को या नैनीताल जिले को ये पहला हमारे देशी अखबार के प्रकाशन का भी मौका मिला। लेकिन क्योंकि वो कमिश्नरी का हेडक्वार्टर था, उसके बाद वो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना, तो एक तरीके से जैसे ऐसे नगरों का एक चरित्र पूरा सत्ता के प्रभाव वाला होता है। जैसे अल्मोड़ा कभी रहा होगा, एक जमाने में श्रीनगर रहा होगा, जो हमारे फ्यूडल कैपिटल्स थी। श्रीनगर तो हमारा सबसे पुराना नगर है, अल्मोड़ा उसके बाद अस्तित्व में आया, लेकिन एक वो अलग कहानी है। अब जब 1857 के बाद का दौर चला तो नैनीताल अब तक म्यूनिसिपलिटी बहुत बड़ी बन चुकी थी, हिल स्टेशन बड़ा बन चुका था। 1870 में वो वेस्टर्न कमांड का वो बना। 1880 के आसपास वो उस जमाने के उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत का समर कैपिटल भी बना। ये इतनी चीजें साथ साथ हो। इसीलिए जिले के भीतर और घटनाएं हुई, जैसे IBRI की स्थापना 1827 में ये मुक्तेश्वर में हुई उस जमाने में। फिर उसके करीबन 20-25 साल बाद जो वेटनरी ये जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट था पटवा डांगर, जो भी जीवपति यूनिवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी सेंटर बन रहा है, उसकी स्थापना हुई। नैनीताल में खुद उसका भौगोलिक अर्बनाइजेशन, उसका पूरी प्रोसेस बनी। इसी बीच नैनीताल में इतिहास का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड आया। वो वहीं आया जहां पिछले हफ्ते आपने 2 मकानों को गिरते हुए देखा बीडी पानी के पीछे, और वहां पर कोई बसासत नहीं थी। वो खाली हिलॉक था, खुला हुआ, बहुत लूज था। 3 दिन तक बारिश हुई। 15 सितंबर से लेके 18 सितंबर 1880 तक लगातार बारिश हुई, और मुझे लगता है कि हल्का भूकंप का झटका भी आया और वो पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ गया। जहाँ पर मॉडर्न बुक डिपो है वहां पर विक्टोरिया होटल हुआ करता था, बहुत बड़ा, और वो पूरा वॉश होके पूरा मतलब धरधरा करके लेके भीतर चला गया। जहाँ पर बोट हाउस क्लब है वहां उस जमाने का नंदा देवी का मंदिर हुआ करता था। एक फोक डाइटी का जैसे छोटा मंदिर होता है वो वहां पर था। वो पूरा
उसकी एक घंटी वहां पर मिली जहां पर फिर हमारा वर्तमान मंदिर अभी नंदा देवी का नैनीताल में बना हुआ है, जो एक तरीके से ठंडी रोड की शुरुआत के समय आता है। ये 1880 का लैंडस्लाइड इस अर्थ में बड़ा महत्वपूर्ण है कि नैनीताल की जनसंख्या 9000 से आगे नहीं बढ़ी थी, 153 या 55 लोग इस लैंडस्लाइड में बचे। ये सबसे बड़ा कॉल था, इतने लोगों की मृत्यु किसी और लैंडस्लाइड में इस तरीके से नहीं हुई। जो हमारे 2003 में हुआ या 1970 के अलकनंदा में हुआ, वो एक बड़ी कहानी है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी नदियाँ और बहुत बड़ी ज्योग्राफी इन्वॉल्व। नैनीताल में एक छोटा सा ही लोग, आज के स्टेट बैंक और आज के नैनीताल स्टेशन के पीछे का जो 7 नंबर है वही लड़ के नीचे आया, और वहाँ कोई मकान नहीं है, और नीचे जो बस्ती है उसमें के लोग आए। हेनरी राम जी ने पूरे ऑपरेशन किया और अपनी बरसाती बूट लेके गया। 2 बार तो वो पलट गया, उसके सहयोगी ने उसको बचा लिया, नहीं तो वो डूब गया होता। और ये जो मल्लीताल का हिस्सा है वो बड़े गाढ़े कीचड़ से भरा हुआ था, उसका भी बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मिलता है। जो हाफ ऑफ द फ्लैट्स जो था वो ऑलरेडी वहाँ पर था, और हाफ जो है वो इसके क्रिएशन के द्वारा बना। तो ये बड़ी घटना उसमें प्राकृतिक आपदा की हुई। उसके बाद नैनीताल जिले में कुछ और चीजें हुई, उनके विस्तार में जाने का अभी गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो कमिश्नर हेडक्वार्टर हो गया और एक से एक बड़े महत्वपूर्ण ब्रिटिश कमिश्नर आए, और मोस्ट ऑफ द कमिश्नर जो थे वो या तो एक दो आयरिश भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्कॉटिश थे। और वो स्कॉटिश कमिश्नरों के भीतर एक कोई पहाड़ी आदमी धड़कता था, और इसलिए बहुत बार वो एक तरीके का संतुलन कर देते थे। पहाड़ी लोगों के प्रति उनकी सिंपैथी होती, रामजी की भी थी, और ट्रेल भी वहीं का था जो पहला कमिश्नर था, और भी बाद में मिलते हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि वो पहाड़ी लोगों के प्रति उनका ओरिएंटेशन कुछ है, जैसे जंगल के अधिकारों के बारे में उन्होंने राय दी, जैसे एग्रीरियन लैंड के बारे में उन्होंने राय दी, जैसे कुछ और चीजों के बारे में उन्होंने राय दी। तो वो इस बात का संकेत देते हैं कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर लोकल सोसाइटी के प्रति था, लेकिन वो हर मैजिस्ट्रेट रूल को भी रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए वो संतुलन बनाने के लिए भी वो विवश थे। हेनरी राम जी तो इतना इन्वॉल्व था यहाँ की लाइफ में कि वो कुमाऊनी बोलता था, वो हिंदी बोलता था। उसकी हिंदी में लिखी हुआ, उसका हिंदी में लिखा हुआ पोस्ट कार्ड गोविंद वल्लभ पंत के जो नाना हुआ करते थे बद्रीदत्त जोशी अल्मोड़े के, उनको भेजा गया कि बद्रीदत्त को सलाम पहुंचे। वो कार्ड अभी हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो इससे एक प्रशासक का, वो भी विदेशी कॉलोनियल रूल के दौर के प्रशासक का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कमिश्नरों का सिलसिला भी चला, क्योंकि कमिश्नरी की सिर्फ नैनीताल थी, इसलिए नैनीताल की इस अर्थ में महत्ता बढ़ती थी। फिर नैनीताल की अपनी पर्सनैलिटीज की हिस्ट्री है, जिसके विस्तार में जाना बड़ा मुश्किल है। एक और अल्मोड़े, बागेश्वर और जिलों के लोग वहाँ आ रहे हैं, शाह परिवार वहाँ पर आ रहे हैं नैनीताल के साथ। एक और रामपुर से और उधरपुर उत्तर प्रदेश के इलाकों से लोग आ रहे हैं। वो मिल करके कैसे नैनीताल को बना है, कैसे तल्लीताल और मल्लीताल बन रहा है, और कैसे फिर उनके बंगले बन रहे हैं ऊपर से, कैसे मॉल रोड इवॉल्व हो रही है, कैसे थिएटर बन रहे हैं, कैसे सैले हॉल आ रहा है, कैसे रिंको हॉल बन रहा है, और कैसे फिर और पूरा अर्बनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रही है। एक रोचक बात और है कि 1857-58 में जो पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो व्यक्ति बना, यानी कि कंजर्वेटर बना, वो हेनरी राम जी था। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन हेनरी राम जी को कुमाऊं का कमिश्नर बना, कुमाऊं के कमिश्नर के साथ साथ कंजर्वेटर भी बनना पड़ा। उसी समय यहाँ एक ऐसी आयरन कंपनी आई नैनीताल जिले में जो स्वीडिश मदद से बनने वाली थी, और जहाँ पर हमारा खुरपा ताल है वहाँ आजकल भी वो ब्रास फर्नेस देख सकते हैं, जिसमें लोहे के आयस को प्रोसेस में जाके उसका लोहा, यानी कि प्रॉपर लोहा बन रहा था। हेनरी राम जी ने जैसे ही म्यूनिसिपल एक्ट लागू किया नैनीताल में, उसने कहा म्यूनिसिपल लिमिट के भीतर कोई भी व्यक्ति जंगल नहीं काट सकता। और वो जो आयरन फैक्ट्री थी, आयरन कंपनी थी जो वहां पर खुरपाताल में बनाई गई थी, उसको कालाढूंगी शिफ्ट किया गया था। वो कालाढूंगी में उसके स्ट्रक्चर आज भी देख सकते हैं। बाद में कालाढूंगी में पानी की प्रॉब्लम हुई, तो फिर कोटाबाग जाने वाला जो रास्ता है उसमें रुड़की नामक एक जगह कभी आप देख सकते हैं, वहाँ नीचे स्ट्रक्चर आज भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर कुमाऊं आयरन कंपनी की स्थापना हुई स्वीडिश मदद से, और क्योंकि कैमरे का आविष्कार हो गया था, इसलिए उस समय की पूरी फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नैनीताल से जुड़ी हुई है। नैनीताल में फिर पब्लिक स्कूल आने शुरू हुए, बहुत सारे। उन पब्लिक स्कूल में से कुछ तो यहाँ हैं, कुछ अब नहीं रहे हमारे भी।
जैसे हम्फ्री हाई स्कूल को अनूप साजी के जो दादाजी थे चित्रांश टुलगरिया उन्होंने खरीदा थे, वो पब्लिक स्कूल यानी कि हमारे देसी भाषा का स्कूल उसको बनाया, जहाँ से नारायण तिवारी भी पढ़े। तो हमारे एक मुख्य सचिव जो है इंदु कुमार पांडे भी पढ़े, और जितेंद्र सिंह रावत भी वहाँ पढ़े, गौरी शंकर जोशी जो कि किसी में वो भी वहाँ से पढ़े। फिलहाल ये लंबी कहानी है। फिर शताब्दी ने टर्न लिया तो नैनीताल फ्रीडम स्ट्रगल का भी केंद्र बना। गोविंद वल्लभ पंत जैसे जो लीडर थे उनको नैनीताल जिले में कार्य करने का उसमें मौका मिला। फिर अल्मोड़े से उनका रिश्ता पहले से था, और इस तरीके से पूरे उत्तराखंड में, ब्रिटिश उत्तराखंड में फ्रीडम स्ट्रगल की लहर चली। और नैनीताल जो भी सरकार पर शहर अपने चरित्र में उस तरीके से था, वह रिबेलियन सन 1929 में गांधी जी का आगमन हुआ उत्तराखंड में 2 बार। पहली बार जून जुलाई में नैनीताल अल्मोड़ा बागेश्वर तक हुआ, दूसरी बार अक्टूबर के महीने में वो देहरादून आए, फिर मसूरी गए। बड़ा फैसिनेटिंग कहानी है उसकी। और गरुड़ तक गाड़ी आती थी, गरुड़ से वो पैदल गए थे, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा। यहाँ मैं नैनीताल की बात करता हूँ। नैनीताल में वो ताकुला में आए, ताकुला में वो राजीव लोचन शाह के जो नाना थे उनके अतिथि बने, और एक मकान का उन्होंने नींव रखी जो 31 सन में जब दोबारा गांधी नैनीताल में आए उस मकान में रही। ये भी अपने आप में एक घटना थी कि जिस मकान की नींव का उद्घाटन गांधी जी कर गए थे, उस मकान के बन जाने के बाद जब गांधी जी दोबारा 2 साल 1 साल में आए तो वहाँ उन्होंने निवास की। हालांकि हम उसका कोई स्मारक, कोई मेमोरियल, कोई वर्ल्ड क्लास म्यूजियम वहाँ पर नहीं बना पाए, ये हमारी अपनी अक्षमताओं का संकेत है, लेकिन ये फिर एक अलग विषय है। गांधी जी के आगमन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा। जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो अपनी महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को फ्रीडम स्ट्रगल में आने के लिए उत्साहित नहीं करते। तो कोई भी बड़ा फ्रीडम फाइटर बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम जेल जा रहे हैं, पूरी जिंदगी को रिस्क में रखा हुआ है, आखिर परिवार घर को कोई तो चलाए। लेकिन महिलाएं भी थी, उतावली थी कि हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं फ्रीडम स्ट्रगल में होती है। तो नैनीताल को ही महिलाओं के पहले प्रदर्शन को प्रकट करने का मौका मिला, और गांधी जी के आगमन के समय शायद 14 जून सन 1929 को महिलाओं की खद्दर की साड़ियां पहने हुए महिलाओं का पहला जुलूस उत्तराखंड के किसी सड़क में पहली बार लोगों की आंखों को दिखा। तो नैनीताल में वो डांट पर वो दृश्य आया, और वो चित्र बहुत जगह छपा है। उत्तरा पत्रिका ने उसको अपने कवर में छापा, हमारी बहुत सारी किताबों में वो चित्र आया है। तो इस तरीके से नैनीताल में प्रभाव बना। गांधी जी के आगमन का दलितों पर बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। जो दलित एक हिच कर रहे थे, जो एक तरीके से अंग्रेजी राज के द्वारा की गई कुछ अच्छे जो उनके काम थे, उसको उन्होंने उनकी एक तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने उस तरीके का ओरिएंटेशन शुरू में जो फ्रीडम स्ट्रगल जो जितने दिखाया था वो दृश्य भी बदलने लगा। और गांधी जी को गहने देने वालों में, गांधी जी को चंदा देने वालों में दलित परिवारों की महिलाएं भी भवाली में, अल्मोड़ा में और उधर गरुड़ में पाई गई थी जमाने में। तो ये कहानी भी नैनीताल के साथ जुड़ी हुई थी। फ्रीडम स्ट्रगल के जितने चरण थे, झंडा सत्याग्रह, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, उसकी लंबी कहानी है, उस पर बहुत प्रशस्त साहित्य है, आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर आजादी के बाद का अभी एक और कहानी टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है। 1947 में पूरा देश आजाद नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो नेटिव स्टेट्स थे उनका मर्जर होना, और उत्तराखंड भी पूरा आजाद नहीं हुआ, क्योंकि टिहरी रियासत अभी अपना स्वायत्तता चाहती थी, उसमें से कुछ सरकार परस्त लोग भी वहाँ थे। लेकिन 49 में जब टिहरी रियासत का मर्जर हो गया तो कुमाऊं कमिश्नरी अब 4 जिलों वाली हो गई, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी यानी कि ब्रिटिश गढ़वाल, और चौथा टिहरी जुड़ा गया। आप कल्पना कीजिए कि नैनीताल की कमिश्नरी में अब मोरी ब्लॉक, जो उत्तरकाशी का आखिरी ब्लॉक है, उसका भी आखिरी गांव की कल्पना करो। ओसला का व्यक्ति यहाँ आएगा, शायद वकील साहब आप बताएंगे कि वो कितने दिन लगाएगा। मेरे ख्याल में 8 या 10 दिन उस जमाने में लगे, क्योंकि वहां भी पैदल चलना था, और फिर नीचे आके रेल की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आप यहाँ बरेली निकल जाते थे या रामपुर, बीच में कोई सड़क नहीं थी जैसे आज की है। और कितने दिन बाद वो यहाँ पहुंचता था, जब कोर्ट की कभी डेट हो जाती थी, क्योंकि कमिश्नर का कोर्ट उस जमाने में, जो अंग्रेजों के जमाने में बहुत प्रभावशाली था, वो अभी भी बड़ी सीमा तक बना हुआ था 49 में, और उसके बाद तक। तो अब टिहरी जिला भी हमारा हो गया। तो जो नैनीताल कमिश्नरी मुख्यालय था, अब वो 4 बहुत बड़े जिलों का रिप्रेजेंटेशन उस जमाने में करता था। तो ये एक नया अध्याय हुआ। फिर गोविंद वल्लभ पंत जो इस जिले से उगे थे, अल्मोड़ा से उगे थे, वो बहुत प्रोमिनेंट नेता बने। उत्तर प्रदेश के पहले प्रीमियर बने थे 39 में, बाद में जो है वो 37 में, और बाद में वो मुख्यमंत्री बने। और उस कहानी से आप लोग ज़्यादा परिचित हैं।
और ये भी हुआ कि जो पहला इलेक्शन हुआ उसमें भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। नैनीताल जिले ने पहला सोशलिस्ट एमएलए हमारी विधानसभा को दिया, उनका नाम था राजेंद्र तिवारी। और ऐसे ही रानीखेत की विधानसभा ने हमें वो उपाध्याय जी को दिया। वो यानी कि पहले इलेक्शन में आप एक नॉन कांग्रेसी सोशलिस्ट को, हालांकि वो उसी परंपरा से आए थे स्वतंत्र की, उनको जिताया आपने। तो दो एमएलए उस जमाने में हमारे प्रतिपक्ष में यहाँ आए थे, तो नैनीताल जिले को भी उसका एक तरीके से सौभाग्य मिला। और ये कहानी फिर और लंबी आजादी के बाद की जाती है कि कैसे फिर 1967 में गढ़वाल कमिश्नरी बनी, तो फिर 2 हमारी कमिश्नरियाँ हो गई, तो फिर ये 3 जिलों में सिमट गई, वो 3 जिलों में सिमट गई। लेकिन उसी बीच एक बड़ी घटना हुई कि देहरादून जिला उत्तराखंड में मिल गया और हम एक जिसको कहेंगे कि 7 जिलों का 6 जिलों का इलाका बन गए उस जमाने के उत्तर प्रदेश में। फिर राज्य बनने और राज्य के बाद की कहानी आप लोगों का एक तरीके से उससे परिचय है। आज़ादी के बाद भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हिंदी में हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद एक बड़ी, आज़ादी से पहले की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, 50 साल पहले की महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी हल्द्वानी और काठगोदाम में ट्रेन का, और फिर उधर टनकपुर का ट्रेन से जोड़ना और इधर रामनगर का ट्रेन से जोड़ना, ये बहुत बड़ी घटना है। 1939 के आसपास में जिम कॉर्बेट पार्क का बनना, जो पहले रामगंगा नेशनल पार्क था, फिर मैल्कम हेली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके नाम पर उसको एक नेशनल पार्क बनाने की वो पहली घटना है। तो वो भी इस नैनीताल जिले को एक तरीके से मिली। फिर आजादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी घटना थी। पंजाब में विभाजन को झेलने वाले पंजाब से आए हुए लोगों को यहाँ बसने का मौका मिला। बंगाल से आए हुए लोग, दिनाजपुर में इतने रहते, हमारे मित्र एक पलाश विश्वास वहाँ रहते हैं। बल्ली सिंह चीमा जैसे लोग नहीं मिलते हमें। अगर पार्टीशन का ये दुर्भाग्यपूर्ण होता, उसके कुछ सौभाग्य वाले पक्ष भी हैं कि एक मल्टीकल्चरल समाज हमारा तराई में हमारा। हालांकि लैंड का इशू इससे कॉम्प्लिकेटेड हुआ। उत्तराखंड के बहुत सारे भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल पाई, लेकिन वो अलग विषय है और जिनको उसमें विस्तार से पढ़ना होगा उस पर साहित्य उपलब्ध है। मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट उस पर है। खुद बीडी सनवाल की तराई पर बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि हाउ तराई लैंड्स वेयर स्नेच्ड, उसको लूट हो गई उसकी जमीनों की। हमारी ही तराई नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की तराई जो बिहार के बॉर्डर तक चली जाती है। तो ये नैनीताल जिले की एक कहानी है। नैनीताल जिले का एक छोटा सा पक्ष है, इसके साथ जोड़ते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। वो है नैनीताल, क्या था दूसरा पक्ष? नैनीताल जिले का के साहित्यकारों का योगदान।